बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस्लामाबाद में इस वक्त एक तरफ 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से गठजोड़ और बातचीत और एक माहौल गर्म है। इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं, डेलिब्रेशंस हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ये मामला ऐसे लगता है कि जैसे लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ में इत्तेहादी जमातें अब एक तरफ यकसुई के साथ चल रही हैं। कल भी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार का जो इजलास हुआ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बार और जो पाकिस्तान बार है उन दोनों ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि आइनी अदालतें जो हैं वो उनका क़याम अमल में आना चाहिए और ये तरमीम होनी चाहिए। आज बिलावल भुट्टो साहब ने पीपल्स लॉयर फोरम जो था उससे खिताब किया और बहुत दो टोक लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा कि मिसाक़े जमहूरियत का ये अनफिनिश्ड नामुकम्मल एजेंडा है, और उसके ऊपर कम वक्त में ये उन्होंने इस्तेमाल किया है लफ्ज़ के कुछ भी हो जाए हमें आइनी अदालतों को अदालत को कायम करना है। क्या कहा है बिलावल साहब ने, वो ज़रा सुनिएगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करना है और कम वक्त में आईनी अदालत चार्टर डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाना है। सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है उसको दुरुस्त करना है। डर ये है कि वकला की सियासत का नतीजा ये ना हो कि हमारा जमहूरी आईनी रिफॉर्म्स को नुकसान ना पड़े। मैं जानता हूँ कि वकला को इस्तेमाल किया जाएगा मुख्तलिफ सियासी जमातों और कुव्वतों की तरफ से। एक बार फिर ये जमहूरी प्रोसेस को सैबोटाज किया जाए, कहीं न कहीं वो हैंडशेक भी आएगा। वकला तहरीक के हवाले से उनका ये कहना है कि वकला को कहीं इस्तेमाल ना किया जाए कि वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो किए जाएँ, लेकिन हम इस आइनी तरमीम की तरफ जाएंगे आइनी कोर्ट्स के क़याम के हवाले से। इसके अलावा आज लाहौर में आपको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉयर्स फोरम है उनका भी एक बड़ा इजलास हुआ और उसके अंदर भी इस तरह का कुछ रिजॉल्व किया गया है कि हम किसी सूरत आइनी अदालत का क़याम अमल में नहीं आने देंगे। उन्होंने क्या कहा हामिद खान साहब ने और क्या माहौल था वो ज़रा देखिएगा। किसी नाम से जाली अदालत, मुतवाज़ी अदालत हमें कबूल नहीं है, ना हम उसे बनने देंगे ना चलने देंगे। इनकी बदनीयती थी, इसलिए इन्होंने खुफिया रखा। ये अदलिया को बर्बाद करने के लिए इसी तुले हुए हैं, ये पपेट्स हैं। इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है कि वजीर आजम वजीर कानून को ना पता हो कि हम क्या कानून साजी और आइन साजी करने लगे हैं। कोई पैकेज नहीं होगा, ये पैकेज अपने घरों को ले जाओ, हम इस पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ये जज तहसीलदार है जिनको तुम ट्रांसफर करना चाहते हो? किसी हाई कोर्ट के जज को आप हाथ लगा के देखे, हम उसके साथ खड़े हैं, वो अपनी ही कोर्ट में रहेगा, उसको अपनी कोर्ट से उसकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं भेजा जाएगा। यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये ठान ली है कि आइनी तरमीम नहीं होने देंगे, जबकि हुकूमती इत्तेहाद ये चाहता है कि आइनी तरमीम हो और हर सूरत की जाएगी। मौलाना फजल रहमान बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं क्योंकि उनके साथ भी 2-3 और इसके अलावा 3 वोट्स की कमी होगी जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान का मामला या मखसूस नशिस्तों का मामला है उनकी जो एक तरह से ये जो फैसला हुआ था कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो किसी जमात के साथ नहीं जा सकते बल्कि उनको 3 दिन के अंदर फैसला करना था, और ये वक्त गुजर गया है। आज इस सिलसिले में एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है जब स्पीकर कौमी असम्बली जो है और पंजाब असम्बली के स्पीकर दोनों ने खतूत लिखे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उन्होंने इस पर कहा है कि कोई भी जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को पास हुआ है उसके बाद ये जो एक्ट है ये नाफिजुल अमल है, लिहाजा जो तहरीक एक्ट के तहत जिस दिन रुकने कागजात नामजदगी कागजात जो जमा हुए हैं उसके साथ पार्टी सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो वो आज़ाद तस्वुर होगा। अब ये जो ख़त स्पीकर साहब ने लिख दिया इसका मतलब ये है कि वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे, और ये ख़त उन्होंने लिख दिया है। अब इसके बाद क्या होगा इसके ऊपर हमने ज़रूर बात करनी है क्योंकि अब पार्लियामेंट की बालादस्ती की भी बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की भी बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 7 अगस्त को कानून बना है शायद ये इसका मुस्तकबिल भी जो है वो तारीख हो, क्योंकि ये एक ख़ास तनाजुर के अंदर ये कानून जो है वो तश्कील पाया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा है वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसके ऊपर भी बात करेंगे।
हमारे साथ आज बहुत मुअज़्ज़ज़ पैनल है जिसके साथ हम बात करेंगे। जनाब अवर साहब हैं, बहुत सीनियर लॉयर भी हैं और बहुत अपना आप इनको कानूनी नुकात इनके सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और हाल ही में आपने देखा कि इनको भी पार्लियामेंट से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, बल्कि किया गया। बहुत शुक्रिया ज़ैन, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़ैन कुरैशी साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आज जो हमने हामिद खान साहब का एक खिताब सुना और वुकला का, सब वुकला ने उसके अंदर अपनी बात भी की, उसमें उनका कहना था कैटेगोरिकल कि हम कोई आईनी तरमीम नहीं होने देंगे, हम कोई आईनी अदालत नहीं बनने देंगे, किसी हाई कोर्ट के जज को नहीं छेड़ने देंगे। तो फिर पार्लियामेंट का क्या इख्तियार रोकना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं? ऐसा ये तासुर गलत है कि किसी मरहले के ऊपर बात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफ़ भी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जहाँ तक 26वीं आईनी तरमीम की बात है तो जिस अंदाज से इसको पेश किया गया, जिस तरीके से इसको सीक्रेट रखा गया, मुसवदा जो है शेयर हो रहा है नहीं हो रहा, क्या सराहियाँ हो रही हैं उसके ऊपर, आज हुकूमत कहती तो है कि हम इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन का कोई भी जो अमल है वो कंसेंसस की तरफ नहीं था। इन्होंने हकीकत ये है एक भोंडे अंदाज में आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, इनकी नंबर गेम पूरी नहीं हुई, मौलाना फजल रहमान साहब ने इनका साथ नहीं दिया और इनको मुंह की खानी पड़ी है। अब ये उसके ऊपर जो है करेक्टिव मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हामिद खान साहब की बात है तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इस मुल्क का जो है लीगल फ्रेटर्निटी है इस अमेंडमेंट के अंदर। उन्होंने आज 19 तारीख को अपना एक ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने भी इसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। अब मामला जो है आप देखते हैं, नंबर इनके पूरे हो ही नहीं। पहली इन्होंने गलती की थी, उन्होंने गलती दर गलती की है, वो ये कि इन्होंने स्पीकर नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली के स्पीकर से खत लिखवा दिए हैं एक ऐसे मामले के ऊपर जो ऑलरेडी सब जुडिस है, एक ऐसे मामले के ऊपर जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला आना है। लेकिन इससे यही नजर आता है कि क्योंकि इनके नंबर वहां से पूरे ना हो सके तो अब ये खत लिखा के रिजर्व सीट्स के जरिए अपने नंबर पूरे करने की कोशिश करेंगे और फिर एक और ये अटेम्प्ट करेंगे अपनी 26 आईनी अमेंडमेंट को लाने का। मेरा इनको बिरादराना मशवरा ये है कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से अमेंडमेंट लाना और मेंबर्स को ज़दोकोब करना, तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को 6 मेंबर्स को उठा के पंजाब हाउस में ढक देना, इस तरीके से अगर आपने अपनी आईनी तरमीमें करानी है तो फिर ये कानून साजी तो ना हुई, ये तो बजोरे बाजू जबरदस्ती हो रही है। अच्छा, बिल्कुल ये कायरा साहब ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एक तरफ आपने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुना है, दूसरी तरफ आपके चेयरमैन जो हैं वो ये कहते हैं कम वट में कुछ भी हो जाए हमने ये करना ही करना है। अब मुझे बताइए कि क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान की दो सियासी या एक हुक्मरान इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ उनकी ठन गई है और एक और वुकला तहरीक जो है उसका आगाज़ होगा, जिसका इशारा बिलावल साहब ने भी आज अपनी गुफ्तगू में किया है? देखिए असमा, जहाँ तक ये बात है कि हमारी ठन गई है उसमें तो शक वाली बात ही कोई छोड़ी नहीं है। पीटीआई तो लहजे और गुफ्तगू कर ही रहे हैं कि ठनी हुई है। हम है ना अवॉइड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आए बैठ के बात करते, वो कहता नो पे। अच्छा चले, ये तो खैर उनका मिजाज है, करने का उनको हक है, करने दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि मेरे चेयरमैन ने तो कहा कि हम ये जरूर करेंगे, इसलिए कि हम कोई नया एजेंडा तो लाए नहीं है। हमारा एजेंडा तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से है। हमें जब भी मौका मिला हम आईनी अदालत भी बनाएंगे, हम अदालती इस्लाहात भी करेंगे। हमारा ये एजेंडा कोई नया नहीं है। ठीक। तो ये अदालत को तकसीम करने का तसव्वुर और ये करने का तसव्वुर बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ हकीकत है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूं, हमारा ये हक है कि हम आइन के अंदर तरामीम पेश करें। हम हुकूमती इत्तेहाद में हैं, हम इत्तेहादी जमातें आपस में अपना अपना एजेंडा लेके चलेंगे, आपस में बैठेंगे, अपोजिशन की जमातों से भी डिस्कस करेंगे, वो भी अगर शामिल हो जाते हैं तो फाबिहा, नहीं तो हम अपनी तादाद पूरी करने की लाइक माइंडेड लोगों को इस बात पे कायल करने की कोशिश करेंगे और एक जमहूरी अंदाज में हम उस मुसवदे को पास कराने की कोशिश करेंगे। अगर हम उस पर नाकाम होते हैं वो बिल पास नहीं होगा, लेकिन अगर हम उस पर कामयाब हो जाते हैं
तो फिर हामिद खान साहब बड़े बड़े हैं, लेकिन वो जोश खिताबत में जो मर्जी कहे कि हम नहीं होने देंगे और हम टांगे तोड़ देंगे और हम ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका हक है कि उसको ब्लॉक करने की कोशिश करें, लेकिन जमहूरी तरीके से। अच्छा। अगर पीटीआई के तरीके से रोकना है कि नहीं जमहूरी तरीके से नहीं, जोर जबरदस्ती से तो नहीं रोकेगा। हाँ, जमहूरी तरीके से आप लोगों को कायल कीजिए, आप मेंबरान को कायल कीजिए, आप मौलाना या बाकी जमातों को कायल कीजिए। अगर वो आपके साथ चले जाते हैं और हुकूमत के पास नंबर पूरा नहीं होता तो वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी बात, जो स्पीकर साहब ने खत लिखा है, अब जरा गौर कीजिए, एक कानून बना, वो कानून अच्छा है बुरा है क्या है एक तरफ, उसके ऊपर बहस अलग है, लेकिन इस वक्त वो इस मुल्क का कानून है। उस कानून पे अदालत ने अपनी एक राय दी है और स्पीकर ऑफ द हाउस ने, दोनों हाउसेज ने। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने आने पहले बिल्कुल आप कह रहे कानून बना है, लेकिन बहुत सारे जी सर खुर्रम साहब, जो आपने ज़ैन कुरैशी साहब की बात सुनी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि हमने नहीं ये होने देना, और वो ये कहते हैं कि ये इसलिए कि एक ख़ास पर्सपेक्टिव है इसका, एक ख़ास तनाजुर के अंदर हो रहा है, ये पर्सन स्पेसिफिक हो रहा है, वो एजेंडा नहीं देख रहे कि मिसाक़े जमहूरियत का, लेकिन उनके अपने जो कंसर्न्स हैं, क्या आप नहीं समझते कि वो दुरुस्त कंसर्न्स हैं? देखिए जी, अगर जमहूरियत अमल में कोई कमी रह जाए ना, तो उसका हल मज़ीद जमहूरियत है। तो अगर कोई प्रोसेस में कमी थी तो हुकूमत उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है कंसेंसस में और नंबर बिल्डिंग में। लेकिन जो इशू है वो आ गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर, अब उसको 10 हफ्ते हो गए। क्योंकि उसका तफसीली ऑर्डर नहीं इशू किया, उसके ऊपर भी बहुत सवालात हैं कि क्यों नहीं इशू कर रहे हो, लिहाजा उसका रिव्यू नहीं हो सकता। अब उसके बाद पार्लियामान ने एक कानून पास कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो पाकिस्तान का कानून भी है और आइन भी ये कहता है, पहले भी कानून था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की 3 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी एफिलिएशन शो करें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की किसी मामले में अगर रूलिंग मौजूद हो, अगर उसके ऊपर पार्लियामान अपनी कानून साजी कर दे तो पार्लियामान का कानून बालादस्त होता है। नहीं, मगर पार्लियामान की इंटेंशन, कानून की नीयत भी तो देखी जाती है ना। इंटेंशन देखिए, इंटेंशन जो है वो लेजिस्लेशन में नहीं हो सकती। वो तो फिर एक ऐसा रैल्म है, एक ऐसा हम पटारा खोल देंगे जिसका कोई हल नहीं है। पार्लियामान, जैसे मैंने कहा, आपको इख्तलाफ हो सकता है उससे, पार्लियामान ने कानून पास कर दिया है तो लिहाजा वो बालादस्त है। क्योंकि ये स्पीकर को खत इसलिए भी लिखना पड़ा कि चूंकि तफसीली फैसला नहीं आया, हुकूमत रिव्यू में नहीं जा सकती, कोई भी शख्स रिव्यू में नहीं जा सकता। और इशू ये बना है जिसकी वजह से ये इसकी अहमियत है कि सुप्रीम ने अपने उस शॉर्ट ऑर्डर में 12 जुलाई के वो लोग जिन्होंने हलफ लिख कर ये कहा था कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जा रहे हैं 3 दिन के अंदर, उनको जबरदस्ती अब सुप्रीम कोर्ट मजबूर कर रहा है कि नहीं, आप उसके रुकन नहीं है। हालांकि आप उनको उस बुनियाद पर वोट भी नहीं पड़े, सुप्रीम कोर्ट उनको मजबूर कर रहा है। उन्होंने ये बात मांगी, मैंने सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह रहा है कि नहीं, आप एक खास जमात के रुकन है। क्योंकि अब मैं ये बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये तमाम इशू के जी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पर्सन स्पेसिफिक है, बड़े पार्टी स्पेसिफिक आप कह रहे हैं। नहीं, पर्सन स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक है। उसको रोका गया है एक अमल को रोकने से, इसी ये जो अमेंडमेंट है इसको रोकने से। अब इशू यही है कि आज स्पीकर साहब ने एक बड़ा रास्त इकदाम उठाया। उन्होंने पार्लियामान का जो उसकी जो खुद मुख्तारी है, सॉवरेंटी है कानून साजी की, उसका उन्होंने इयादा किया है। तो ये जो बात है, अब ये मामला जो है वो आने वाले दिनों में कंसेंसस से अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो अमेंडमेंट के जरिए हल होगा। वुकला तहरीक होगी। वुकला ने ये जवाब देना है बशमूल अदलिया के कि पूरे मुल्क में 22,60,000 केसेस क्यों पेंडिंग हैं। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें 60,000 केसेस क्यों पेंडिंग हैं, और वो 60,000 केसेस में से सिर्फ एक ही हल है कि आईनी अदालत बना नहीं, उसका हल ये है कि देखिए, आईनी अदालत चूंकि सारा कोर्ट का जो वक्त है आपने देखा है पिछले कई सालों में, तो सारा का सारा वक्त जो है वो आईनी केसेस में लगता है। तो लिहाजा उसको अलहदा करके ये एक, और ये इसकी मिसाल ठीक है सर, पाकिस्तान में बहुत जगहों पर तरीकाकार पे तो हम बहस कर सकते हैं। पार्लियामान की कॉम्पिटेंस है तरीकाकार करने की, उसके ऊपर देखिए ना, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से हॉस्टेज किया, फिर पुलिस ने जिस तरह से हमला किया, गिरफ्तारियां की, उसका कोई दिफा नहीं है, कोई दिफा नहीं है। लेकिन इशू यही है कि हमें अगर आगे बढ़ना है
تو بالآخر راستہ پارلیمان سے ہی نکلے گا۔ شاہ خاور صاحب اب یہ ایک بہت ایک چمکھی لڑائی ہو گئی ہے، ایک طرف الیکشن کمیشن، اسپیکر پارلیمنٹ بھی انوالو ہو گئی، سپریم کورٹ کے پہلے سے آرڈرز ہیں، اعتراضات موجود ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک پارٹی جو کہ پلی لے کے نہیں گئی تھی اس کو انہوں نے فائدہ دے دیا، مگر اس کے باوجود اب یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ تو پھر انٹروین کرے گی اس آج کے خط کے بعد جو ہے۔ دیکھیں یہ معاملہ بڑا گھمبیر ہو گیا ہے، یہ آپ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک ٹریفک سگنل ہے، ایک چوک ہے اور اس میں سے چاروں طرف سے گاڑیاں آ گئی ہیں اور ٹریفک سگنل بند ہو گیا اور ادھر کانسٹیبل بھی نہیں ہے اور کوئی بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ افسوسناک ہے اور یہی صورتحال کی غمازی کر رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ اصل میں اگر ہم تمام ادارے جو آئینی ادارے ہیں، دیکھیں پارلیمنٹ بھی آئینی ادارہ ہے، آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ بھی آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے، یہ آئین کی پیداوار ہیں اور خاص طور پہ وہ عہدے جو کہ جس میں آئین کے تحت حلف اٹھانا لازم ہے، ان پہ تو یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اپنے فرائض منصبی، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں چاہے وہ معزز جج صاحبان ہوں، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے آئین کو جو ہے پاسداری کرنی ہے، آئین کو جو ہے اپ ہولڈ کرنا ہے اور اپنی کسی ذاتی خواہش، اناد، رغبت اس کو جو ہے وہ آڑے نہیں آنے دینا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ وہ تمام ایلیمنٹس آئین کی خلاف جو حلف کی خلاف ورزی کے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں عدالت کا کام ہے قانون کے مطابق فیصلے کرنا یا کہیں پہ اگر قانون میں ابہام ہے تو اس کی تشریح کر دینا، لیکن قانون سازی کا اختیار بہرحال پارلیمنٹ کے پاس ہے، لیکن پارلیمنٹ کے پاس بھی جو اختیار ہے اس کے بھی کچھ اس کے اوپر بھی تو چیک اینڈ بیلنس ہیں، ضرور ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک جو فیصلہ وہ واقعی جو ایس آئی سی والی جو اپیل تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں جو 8 رکنی جو ایک میجورٹی ڈیسیجن آیا اور اس کے بعد وہ بہت کنٹروورشل ہے، اس میں جو جنہوں نے ڈیسینٹنگ نوٹ دیا ہوا ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ تو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جب ایک اور اس میں وضاحتی جو ایک کردار ہے وہ بھی کیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایسی ججمنٹس دیکھی ہیں کہ جس میں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی وضاحت کی ضرورت تو ہم سے چیمبر میں رجوع کریں یا اوپن کورٹ میں بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے چیمبر ہیئرنگ کا۔ سپریم کورٹ رولز کے مطابق چیمبر ہیئرنگ اگر ہونی ہے اس کی ایک کاز لسٹ ایشو ہونی ہے، اس میں فریقین کو نوٹس ہونے ہیں، ان کی سماعت کرنے کے بعد آپ نے حکم نامہ جاری کرنا ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت زیادہ افسوسناک ہے کہ 8 رکنی جج صاحبان اور ایک میرے خیال جج صاحبہ بھی ہیں، ان کی میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، لیکن جب ان کی ایک پروسیڈنگ کو ڈیپٹی رجسٹرار آف دی سپریم کورٹ جو کہ میرے خیال میں 18ویں گریڈ کے ہوتے ہیں، وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک نوٹ لکھ رہے ہیں کہ 14 تاریخ کی شام 8 بجے تک ہم نے بھی خبروں میں یہ سنا کہ ایک 8 رکنی جو جج صاحبان ہیں ان کا چیمبر اجلاس ہوا ہے کہیں پہ، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ اس پہ کیا حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ تو یہ بڑی ایک افسوسناک جبکہ اس کا بھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، جو ابھی زین قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ لیکن جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں بھی یا جو حکومتی اتحاد ہے انہوں نے بھی جتنی عجلت کا مظاہرہ کیا وہ ایک بڑے خفیہ طریقے سے ایک آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمانی روایات ہیں اس کی بالکل خلاف ورزی ہے۔ تو ایک بیلنس میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس ہر ادارے کی طرف سے سامنے آنا چاہیے، اس کو ڈسپلے ہونا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیں نا یہ زین قریشی صاحب، اب جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں، آپ لوگوں کی پارٹی بھی بہرحال پارلیمانی جماعت ہے اور بڑی پارلیمانی جماعت ہے، اگر آپ اس طرح سے کہیں گے کہ ہم آئینی ترمیم ہی نہیں ہونے دیں گے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار کیسے کوئی اور لے سکتا ہے؟ اصل بات تو جو آج اسپیکر صاحب بھی لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو جو ہے وہ یقینی بنائے الیکشن کمیشن، تو پھر پارلیمنٹ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، سپریم کورٹ جو مرضی لکھ دے، وہ جو پلی لے کے نہیں گئے ان کو بھی دے دے، یہ اعتراض تو بہرحال رہے گا۔ آسما جی ہم نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے، ہم نے جو سیاسی عمل ہے اس کے اندر رہنا ہے۔ اب جو شاہ خاور صاحب نے بات کی ہے نا، میں وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔
पीपल्स पार्टी ने, और मुझे बड़ा ताजुब इस बात पे कि जिस उजलत का मुजाहरा चलो नून लीग करे सो करे, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जिस उजलत का मुजाहरा कर रहे हैं वो मेरे अकल में नहीं घुस रही। मैं आपको मिसाल देता हूँ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा कि जी 73 का आइन जो है उनकी सिंगल ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, या 18वीं तरमीम के ऊपर उनको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है और होना भी चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स हैं। 73 के आइन के ऊपर कंसेंसस हुआ, इसलिए आज तक चल रहा है। 18वीं तरमीम जो है उसमें 10 माह की ले दे के बाद, गिव एंड टेक के बाद, डिबेट के बाद, कंसेंसस करने के बाद 18वीं तरमीम की गई। जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें कंसेंसस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आपने उसको रेल रोड करने की कोशिश की है। कार पे तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इख्तिलाफ है। जिस तरह से पार्लियामेंट के ऊपर उसको हॉस्टेज किया वो भी इख्तिलाफ है, मगर पार्लियामेंट का हक उसकी बात हो रही है। हफ्ते इतवार वाले दिन तो हम अब इससे आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कानून साज असेंबली कौमी असेंबली है। इस मुल्क का आइन बनाने का इख्तियार जो है वो कौमी असेंबली के पास है। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इतना बड़ा जुडिशल पैकेज लाना चाह रहे हैं जिसमें आप तकरीबन अपने आइन का चौथा हिस्सा जो है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस पर आपको कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। उसका मुसवदा जो है वो आपको सारे स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहिए था। आज जब आप वकला तंजीमों की बात करते हैं, हामिद खान साहब की बात करते हैं, या बार एसोसिएशन की बात करते हैं, तो वो भी सब यही कह रहे हैं कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे साथ इसको शेयर करो, इसके ऊपर कंसेंसस बिल्डिंग करो, उसके बाद उसको पेश करो। और अगर आप मगर ज़ैन साहब, हामिद खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने आईनी कोर्ट को बनने ही नहीं देना। अगर आपने उनकी अभी गुफ्तगू सुनी हो, मैंने सुनवाई भी, वो कहते हैं हमने ये बनने ही नहीं देना। उसकी वजह है, उसकी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एपेक्स कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 मेंबर बेंच जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर सकता है। आज तक पिछले 70-75 साल में भी ऐसे होता आया ना, तो हमें एक नए कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसा कोर्ट जिसको आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर रख रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म थ्रू कंसल्टेटिव प्रोसेस, आपने घर बैठ के फैसला कर लिया, आपने घर बैठ के फैसला कर लिया कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है हमने खोखला कर देना है, हमने उसके ऊपर एक पैरेलल, इसके ऊपर एक नया कोर्ट बना देना है, फिर जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उनकी एज बढ़ाकर उनको फिर उधर बिठा देना है, उनको अपने मुसल्लत कर देना है, पर्सन स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ सीओडी के अंदर। अच्छा, अब चूंकि आपने बिलावल साहब की बात की है तो मैंने कायरा साहब से पूछना है, लेकिन क्विकली आप इस पे कमेंट कीजिए जो भी ज़ैन साहब कह रहे हैं। मैं सिर्फ दो बातें, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सिर्फ 2 बातें और करके फिर कायरा साहब को यील्ड कर दूंगा फ्लोर। जहां तक स्पीकर साहब के खत की आपने बात की है ना, तो स्पीकर साहब के खत की जो टाइमिंग है ना वो भी बड़ी मशकूक है। पहले मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ है, पहले आप सबकी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है कंट्रोवर्सी बन गई है। आज स्पीकर साहब को ऐसी क्या उजलत पड़ी थी, क्या जल्दबाजी थी कि रिजर्व सीट्स का भी आज फैसला करवा लें, ये क्योंकि ये अपना 26वीं तरमीम को अददी अक्सरियत से पूरा नहीं कर सके। हमारा खदशा ये है कि ये रिजर्व सीट्स लेकर यहाँ से नंबर पूरा करके फिर वही जुडिशल पैकेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको जो है अपोज कर रहे हैं। वो जो 3-4 लोगों की कमी है वो ठीक उस फ्लोर क्रॉसिंग उसमें नहीं हो पाएगी ना, वो रिजर्व सीट से लाएंगे ना ये। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडेंसी बड़ी है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं हो रही। तो अगर पेंडेंसी है, आप छुट्टियों कमी करें, आप बेंच में इजाफा करें, बेंच की स्ट्रेंथ में इजाफा करें। आपने कानून साजी करनी है ना, आप कानून साजी करें और बाउंड करें सुप्रीम कोर्ट को कि एक गिवन पीरियड के अंदर वो अपना फैसला सुनाए। ये जो कह रहे हैं ना कि जी 10 दिन गुजर गए, अभी इन्होंने डिटेल्ड ऑर्डर नहीं दिया, तो इसके ऊपर उनको बाइंड जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन एक नया कोर्ट बना देना, ज़ैन साहब जो कोर्ट्स के अंदर हो रहा है 63A के साथ जो हुआ, आप खुद पार्लियामेंटेरियन, आपके वालिद साहब का इतना किरदार है, मुझे बताइए कहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के पास किसने इख्तियार दिया कि वो रीराइट ही कर दें? पहले वोट देना ठीक नहीं, फिर वोट देना ठीक है। I mean, ये तो सब, और वहीं से बहरान का आगाज हुआ है ना, उसके अलावा तो कहीं से नहीं हुआ।
बिल्कुल वहीं से हुआ है। और मैं आसिम भी आपके प्रोग्राम पे बांगे दोहल ये बात करूंगा, 63A को रिवोक करना लोटाइज्म को इस मुल्क में जो है फरोग देने के मुतरादिफ है, लोगों के ज़मीर खरीदने के मुतरादिफ है। आज जिस तरीके से आप लोगों को पंजाब हाउस में इकट्ठा कर रहे हैं, जिस तरीके से आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं, ये 63A ही है जिसने हमें बचाया हुआ है। अगर आप कल को 63A का खात्मा कर देंगे तो यहाँ पे मंडियां लगेंगी और जाहिर है हाईएस्ट बिडर को लोग बिकेंगे और कानून साजी का जो पूरा अमल है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ैन कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 63A जो है वो असल में लोटाक्रेसी के को मजबूत करती है, उसके खिलाफ मतलब काम नहीं होने देती है, फ्लो क्रॉसिंग को रोकती है। आप उसमें तरमीम करना चाहते हैं? जी, मामला सिर्फ ये है कि पार्लियामान का जो कानून साजी का हक है, पहले तो हम उसको तस्लीम करें, नंबर 1। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो खुद मुख्तारी है आइन की तशरीह की, कानून साजी की नहीं, तशरीह के ऊपर कानून हमेशा बालादस्त रहेगा। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि आप तशरीह का हक है, लेकिन जब जिस कानून की तशरीह होनी वो कानून जब आ जाए फील्ड में तो वो बालादस्त रहेगा तशरीह के ऊपर, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल वक्तन फवक्तन अपनी इख्तियारात से तजावज़ करेगा, आपने इसका हवाला दिया, मैं खोल देता हूँ बात, कि जब आइन में सराहत से लिखा हुआ है कि आपके पास अगर जो आज़ाद मुंतखब हो उसके पास 3 दिन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ से ये तौजीह निकाली है? उस 3 दिन गुजरने के 7 महीने बाद वो कह देते हैं कि नहीं जी आपके पास 15 दिन मजीद हैं ज्वाइन करने के लिए। ये कहाँ से आया है? और एक ऐसी चीज़ जो कि 184 के तहत कोई बुनियादी शहरी हकूक से भी थी, एक प्रोसीजरल इशू था जिसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी मुतफिका जजमेंट दे दी थी। उसके बाद आकर आप अचानक देखें ना क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट, उन्होंने एक ऐसी पार्लियामानी पार्टी को जन्म दिया जो मौजूद नहीं थी अपने फैसले से। उन्होंने अपनी फैसले से वो 3 दिन से 15 दिन को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि जी निशान के बगैर भी इलेक्शन पार्टियां लड़ सकती हैं, और उन्होंने बेशुमार ऐसी बातें की जिसकी कोई तौजीह नहीं थी। और जब हमने देखा ये कि जिस दिन वजाहत आई है, अब ये कहा ना कि जी नीयत की बात है, तो फिर छुट्टी वाले दिन बगैर कोई प्रोसीजर फॉलो किए, शाखावर साहब ने इसका क्लैरिटी से बात की है, वो वजाहत जो थी वो कौन सी नीयत की निशानदेही थी। और आप ये गौर फरमाइए, और आपके नाजरीन में वो लोग जो पढ़ना चाहें, उस वजाहत में किसी आइन की शिक का हवाला नहीं है, सिर्फ ये कहा गया, और ये एक बहुत ही मज़ाक़ा खेज बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जी ये डी फैक्टो है, यानी ये ज़मीनी हकीकत है। इसका ये डी जोरे को साइड पे रख दें, जो कानून कह रहा है वो हम साइड पर रख रहे हैं, ये डी फैक्टो है। मैंने भी बार बार पढ़ने की कोशिश की, मुझे तो उसमें कोई आइन नजर नहीं आया। लेकिन उसका नतीजा ये तो नहीं निकलना चाहिए ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के तमाम इख्तियारात खत्म कर दें। आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कहाँ खत्म हो रहे हैं? आप देखिए, बात यह है कि सिंपल है, जैसे मैंने आईनी कोर्ट जब बन जाएगी, ऊपर एतराज तो ये आ रहा है ना कि जब आईनी कोर्ट बन जाएगी तो फिर मेरी अर्जी है कि 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 33,000 सिविल डिस्प्यूट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट करे ना जी, सुप्रीम कोर्ट करे। ये सिर्फ एक रीजन है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कर रहे हैं? नहीं, एक देखिए, दूसरी एक रीजन तो नहीं है। दूसरी रीजन ये है कि 77 सालों में पाकिस्तान की अदालतें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में नाकाम है। जो हाई कोर्ट का काम है कि वो सेशन कोर्ट को देखे, वो नहीं देखते। सेशन कोर्ट का काम है सिविल कोर्ट को देखे, नहीं देखते। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि हाई कोर्ट को देखते, नहीं देखते। सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई खुद एहतसाबी नहीं कर रहा। और इसका नतीजा ये है कि जिस तरह मैंने कहा 22,60,000 केसेस पेंडिंग है। पाकिस्तान में जो इंसाफ का निजाम है, चले पार्लियामान को भी आप ब्लेम कर देंगे उसने, लेकिन जो पार्लियामान का हक है कि पाकिस्तान के अवाम को ये डिलीवर करना और आईनी केसेस को अलहदा रख कर, जो कि बहुत ज्यादा वक्त लिया उन्होंने, हमने कई सालों से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना रेगुलर काम नहीं कर रहा। अब जो बसन जैसे प्रोसीजर एक्ट था, उसका क्या मतलब? उसका मतलब यही था कि जो बेंच बनाने की एक और तरमीम उसके अंदर भी बेंच बनाने की जो वो मैंने पूछा है उसको भी सेपरेट किया गया। क्योंकि बिलावल साहब की बात हो रही थी, ज़ैन कुरैशी साहब ने कहा कि सबसे हमें हो सकता था, मगर हम तवक्को नहीं करते थे कि बिलावल साहब ये बात करेंगे, कायरा साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कि ये इस तरह की हसल बसल के अंदर जो है वो आईनी कोर्ट भी बना दी जाए और दीगर जो कवानीन है वो भी पास करा दिए जाए?
देखिए आसमा, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि पीपल्स पार्टी का ये मौकफ के एक अदालत आईनी अदालत बना दी जाए, ये कोई नया है नहीं। अदालती इस्लाहात की जाए, कोई नया है नहीं। कानूनी इस्लाहात की जाए, कोई नया है नहीं। हम तो ये बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से और 18वीं तरमीम के वक्त से कर रहे हैं। उस वक्त ये बात रह गई कि उस वक्त उस पर कंसेंसस नहीं हुआ, और अब बार बार कहते रहे कि जब हमें मौका मिला हम ये काम करेंगे। आज हम समझ रहे हैं दोबारा आईनी तरमीम का एक बिल लाया जा रहा है, उसमें ये भी शामिल किया जाए, और अगर गवर्नमेंट इसको शामिल करती है तो हम क्यों ना गवर्नमेंट का साथ दे लें। ये गिव एंड टेक तो होता है कि अगर पाकिस्तान और जेयूआई के बारे, क्योंकि नंबर्स गेम है ना सर, नंबर, और कह रहे हैं कि खास पर्सपेक्टिव में स्पीकर साहब का खता है सर, वो एक अलग इशू है। हाँ। मैं और बात कर रहा हूं, मेरा तो सिंपल सवाल है कि हमारा ये हक है कि हम आईनी तरमीम पेश करें, पीटीआई का हक है उसको रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल ये आईनी तरीका है। रात के अंधेरे में कोई बिल नहीं आ रहा था, उस बिल के आने का एक तरीका कार है। आप कंसेंसस बिल्ड करते हैं सारी जमातों के साथ, और फिर एक ड्राफ्ट होगा। वो ड्राफ्ट बिल पहले कैबिनेट से पास होगा, कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद वो हाउस में आएगा, वहां ले होगा, उसके ऊपर एक डिबेट होगी, और फिर वहां पे आपको 2/3 अक्सरियत भी चाहिए जो आपके पास मौजूद नहीं है। और उस तनाजुर के अंदर ये मखसूस नशिस्तों और नशिस्तों का मामला। प्रोसेस का जिक्र कर रहा हूँ जी, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ आसमा, कि अभी कैबिनेट में नहीं गया, अभी उसका वहां कैबिनेट से पास होकर हाउस पे नहीं आया। आप कह रहे हैं कि जी 1/3 या 1/4 आप उसको अमेंड करने लगे हैं, ड्राफ्ट किसी के पास है नहीं। क्या क्या करने लगे हैं? सिर्फ एक मफरूज है। अब तीसरी सवाल कि अदालत जो है वो इस क्राइसिस की घड़ी में अदालत ने एक ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है या हो गई है जिसमें वो पार्लियामान को भी देख रही है कि पार्लियामेंट ठीक काम कर रही है कि नहीं, उसने कानून बनाया है ठीक है कि नहीं, वो आइन बना सकती है कि नहीं। वो अब वोकला उनके पास गए हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी से रोक दिया जाए, और ये माजी में हो चुका है, ऐसा भी हुआ। आईनी तरमीम हुई कंसेंसस से 18वीं अभी तो आईनी तरमीम से पहले ही कह दिया जा रहा है, एक दरखास्त गई जिसपे आज एतराज लग गया है। मेरी बात सुने ना, मैं वही बात में उसका जिक्र कर चुका हूँ। 18वीं तरमीम को चैलेंज करा दिया गया, और 19वीं तरमीम जोर जबरदस्ती कराई इफ्तिखार चौधरी ने, और उन्होंने करवा के जहां सिर्फ इतना काम किया कि पार्लियामान का रोल जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में है वो माइनस कर दिया गया, बाकी सब ठीक हो गया। सो ये हमारे पास तारीख है। अब एक और बड़ा अहम बात है, इसको एक तरफ रखते हुए, ये जजेस की तादाद, तो ये तलवार तो शाह खबर साहब 26वीं मेरा एक और सवाल है आसमा, एक मिनट जी दीजिए। सवाल ये है कि अदलिया ने एक बड़ा अहम रोल लिया है या करना है। वो पार्लियामान को, वो एस्टेब्लिशमेंट को, वो मीडिया को, वो हर चीज को चेक कर रही है। अब मुझे अदलिया को भी देखना है। मेरा सवाल ये है कि अदलिया के ऊपर एक डिबेट है मुआशरे के अंदर, मीडिया के अंदर, पार्लियामान के अंदर, कि जी अदलिया के एक सेट ऑफ जजेस है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में एक तरफ है, वो हुकूमत के साथ है, एक सेट ऑफ जजेस है जो अपोजिशन के साथ है, और अपोजिशन बड़ी धड़ल्ले से कह रही है कि जनाब ये चीफ जस्टिस चले गए और फलां साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर ये हमारा इलेक्शन भी खुल जाएगा, ये काम भी खत्म हो जाएंगे, हम इलेक्शन से हम ये प्रेशर तो दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहा है कायरा साहब। ना ठहर जाओ। अच्छा मैं जी आसमा, मुझे बात आप खत्म कर दें, मैं सबकी बातें बड़े आराम से। जी प्लीज। अर्ज ये है कि अगर ये है, अगर ये तासर दुरुस्त है कि जजेस के 2 ग्रुप्स हैं, जो हमने ये भी देखा, जो लाइव हुई ट्रांसमिशन अदालत के अंदर से, उसके अंदर बहुत कुछ लोगों ने देखा। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये अदलिया हमें क्या इंसाफ देगी? तो अगर आपने आईनी अदालत बना दी तो उसमें भी यही सूरत हाल हुई, तो फिर कहाँ से इंसाफ मिलेगा? मसला तो ये है। पहले अदलिया अपना आप देखे, पहले अदलिया अपने अखलाकी जवाब को तलाश करे। अदलिया अगर सिर्फ देखे ना, सियासतदान अब ये अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट हो गया ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कानून पे होना है। कानून पे उन्होंने रहना, कानून अब शाह खबर साहब ये जो ठीक वैलिड पॉइंट्स है ये कायरा साहब जो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट पे क्या चेक है, खुद अपने आप को देखे, ठीक है, देखना है, वो कह रहे जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अदालत अपने आप को देखे, अपने इख्तियारात को देखे, अपनी हुदूद को देखे, उसके ऊपर कोई हुदूद नहीं, कोई चेक नहीं, पार्लियामेंट देखे। जी, तो क्या फिर ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी आपके ख्याल में? देखिए ये तो एक अनएंडिंग वॉर है। मैं आपको बताऊं, जो अभी हमें इस वक्त भी सामना करना पड़ रहा है और फ्यूचर में भी हमें नजर आ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने अपने जो उनके कारहाय मनसब भी हैं उनको अपना ज़रूर रिव्यू करना पड़ेगा, जुडिशरी को भी करना पड़ेगा,
उसमें पार्लियामेंट को भी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा और पीटीआई को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मामलात बिगड़ रहे हैं ना, वो यही है कि आप अपनी आईनी हुदूद में नहीं काम कर रहे, आप एक्सीड कर रहे हैं, अपनी जुरिस्डिक्शंस के बियॉन्ड जा रहे हैं। अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की, वो डिफेक्टो का जो इन्होंने बताया, मैं आपको बताऊं ये बड़ी ख़तरनाक बात है। प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ डिफेक्टो जो है वो है क्या, उसका उर्दू तर्जमा है नजरिया ज़रूरत। और ये जो 8 जज साहिबान ने जो चैम्बर के दौरान जो है वो जो हुक्म ज़ादर फरमाया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप नजरिया ज़रूरत के तहत ये काम कर दें। हालांकि नजरिया ज़रूरत जो है वो बहुत साल पहले जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के नतीजे में दफन हो चुका है। ये मैं समझता हूँ कि ओवर डूइंग्स हैं, गोइंग बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन है। मैं आपको एक बात बताऊं, तो क्या हम जुडिशियल कू की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं, या हम हैं इस वक्त? अफसोसनाक बात है। मैं आपको बताऊं, देखिए आर्टिकल 175 है आईन पाकिस्तान का, वो अदलिया को डिफाइन करता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगी, हाई कोर्ट्स होंगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, फेडरल शरीयत कोर्ट होगी। 175(2) जो है वो ये क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी अदालत जो मैंने अभी आपको बताई है, तमाम अदालतें, वो ऐसा कोई इख्तियार समात नहीं करेंगी जिसकी उनको आइन और कानून इजाजत ना देता हो। ऐसा नहीं है कि वो करेंगी, नहीं करेंगी का मतलब है कि एक बाइंडिंग है कि आपको आइन और कानून ने एक इख्तियार दिया हुआ है, आपने उसकी डोमेन में रहते हुए फैसले करने हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। सही बात। तो अब देखें, अब जहां तक इन बैलेंस की मैं बात करता हूं, उसमें मैं वकला तंजीमों को भी मोरद इल्जाम ठहराता। अभी मैंने उस पे आने है, मगर मैं छोटी सी ब्रेक ले ब्रेक ले लूं मैं, क्योंकि ये आपके कोलीग्स हैं, अब 2 ग्रुप्स बन चुके हैं ऑलरेडी। आज एक लाहौर में मीटिंग हुई है, कल इस्लामाबाद में हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार की जो लीडरशिप है वो अलग है, और बाकी जो लॉयर्स हैं वो इंसाफ लॉयर्स वो अलग हैं। तो इस वक्त वो माहौल क्या बनने जा रहा है, एक नई तहरीक क्या जन्म ले सकती है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब ज़ैन कुरैशी साहब, अब ये पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया बनती जा रही है ये लड़ाई, और आज बाकायदा उसका आगाज़ भी हो गया है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है? और ये जो वकला का ख़ास करके आपने आज माहौल देखा होगा, काजी साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह से नारे लगे लाहौर में, अब हुकूमत कहती है, इत्तेहादी कहते हैं, और JUI मान गई और 3-4 वोट और आ गए तो ये तरमीम भी हो जाएगी, तो फिर क्या माहौल बनेगा? आसमा जी, मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूं, लेकिन 2 बातें और भी करना चाह रहा हूं। देखें, लड़ाई किसी किस्म की भी हमें सूट नहीं करती, लेकिन हम अपने बुनियादी हकूक को सलब कर रहे थे, ये भी किसी को सूट नहीं करता। हम आइन और कानून को तोड़ मड़ोड़ के किसी के ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल होने दें, ये भी किसी को सूट नहीं करता। इसलिए हमने उसके ऊपर असूली मौक़िफ़ रखा हुआ है। अब मैं खुर्रम भाई ने 2-3 बातें की। इन्होंने कहा कि जी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 3 दिन की मोहलत होती है, सुप्रीम कोर्ट को किसने इख्तियार दिया कि 15 दिन का टाइम उनको दे दें। तो मेरी इनसे यही अर्ज है कि अगर आपको इससे एतराज़ था, आप डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार करते और उसको चैलेंज कर देते। तरीकाकार तो उसका ये था ना कि उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाए, ना कि उसके खिलाफ आप और कानून साजी करने लग जाएं और हुकूमत और क्या कहते हैं अदलिया को जो है आमने सामने करें। इसी तरीके से इन्होंने छुट्टी की बात की कि जी छुट्टी के दिन करते हैं, तो आपने भी कानून साजी छुट्टी के दिन करने की कोशिश की ना। हफ्ते इतवार वाले दिन आपने कौमी असेंबली का इजलास बुलाया, नंबर पूरे ना हो वो एक और बात है। इसी तरीके से खुर्रम भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की। खुर्रम भाई ने कहा कि 70 साल से अदलिया की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं कर पाई, उसका कोई रिव्यू नहीं हो सका। तो क्या इसका हल ये है कि अदालत अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही तो उसके ऊपर एक और अदालत बना दी जाए, या इसका हल ये है कि उन्हीं अदालतों की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए, थ्रू रजिस्ट्रेशन बेहतर किया जाए, थ्रू परफॉर्मेंस बेहतर किया जाए? आप कह रहे हैं कि अदालत परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए अदालत के ऊपर एक और अदालत बना दो, तो ये इलॉजिकल है। इसी तरीके से कायरा साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
کا یہ آج کا موقف نہیں ہے، یہ ہمارا پہلے دن سے موقف تھا کہ ہم آئینی ترمیم کرنا چاہتے تھے، ہم جوڈیشل ریفارم لانا چاہتے تھے. ہم نے 18ویں ترمیم میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ تب کنسنسس نہیں ہوا. تو قاہرہ صاحب بصد احترام کنسنسس تو آج بھی نہیں ہو رہا، آج پھر اس کے اوپر کیوں آپ اتنا زور دے رہے ہیں؟ لیکن اگر جے یو آئی مان جاتی ہے جو کہ اصولی طور پر زین صاحب جو اصولی طور پر مولانا نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ، لیکن پینل آف ججز کی انہوں نے بات کی اور اسی طرح سے انہوں نے عمر کی بات کی ہے کہ یہ نہ رکھی جائے، یعنی ایکسٹینشن توسیع کی بات. ہاں تو وہ تو اگر وہ دونوں نکل جاتی ہیں، جس پہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے ہمارے تحفظات ہیں. اچھا دوسری بات جو قاہرہ صاحب نے کی تو جی دیکھیں نا ابھی آپ اس پہ کنسنسس نہیں کر سکے. دوسری بات قاہرہ صاحب نے بات کی کہ جی ابھی تو ڈرافٹ ہی نہیں آیا. تو قاہرہ صاحب ہمارا تو رونا یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا نا کہ کیبنٹ کے پاس اس نے جانا تھا، پروسیس کمپلیٹ کرنا تھا. سر عرض یہ ہے کابینہ کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا، 2 دفعہ کابینہ کا اجلاس آپ نے ملتوی کیا، قومی اسمبلی کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا، سینٹ آف پاکستان کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا، مسودہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا. جب آپ فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا مجھے مسودے کی کاپی نہیں دی گئی، جو کاپی میرے پاس ہے وہ فرق ہے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے وہ فرق ہے. اس میں کچھ ایسی شکیں بھی تھی نا، وہ اس میں ملٹری کورٹ کے حوالے سے شکیں تھی، اس میں بنیادی حقوق کے خلاف شکیں تھی. تو وہ پھر دیکھیں آسما تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کنسنسس سے کام کرنا چاہ رہے تھے تو اتنی سیکریسی کیوں تھی؟ اچھا یہ خرم صاحب یہ ضرور جواب دے آپ کی تیاری پوری تھی. سینٹ کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا، کمیسی کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا، کابینہ کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا. اگر یہ نمبر گیم آپ کی پوری ہو جاتی، آپ کا پورا ارادہ تھا رات کے 12 بجے یہ لیجسلیشن پوری کرنے کا، تو مہربانی کر کے یہ بات نہ کریں. تو اب یہ نہ کہیں کہ مفروضوں کے اوپر جو ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں اس کے اوپر اتنی سیکریسی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے اس پہ کنسنسس بلڈ کرنا ہے ہم بالکل آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، جو وکلا تنظیمیں ہیں بالکل آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. آئیں اس کے اوپر بات کریں، اس پہ ڈیبیٹ کریں. جو میں نے پہلے بات کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 2 کراؤننگ اسپیشل کمیٹی تو بن گئی نا، پارلیمانی کمیٹی تو بنی ہے، اس میں تو بات ہو سکتی ہے نا، وہ ہو بھی رہی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب اس کا حصہ ہے. دیکھیں نا آپ نے پارلیمانی کمیٹی کو ابھی بھی مسودے کی کاپی نہیں دی ہے، تو ابھی بھی آپ جو ہے اب یہ دیکھیں نا خرم صاحب، میں روکتی ہوں زین صاحب آپ کو، یہ جو طریقہ کار کی بات ہو رہی ہے، یہ اگر طریقہ کار صحیح اختیار کیا جاتا تو یہ یہاں تک بات نہ ہوتی. اب وہاں پہ جو لائرز کا ہے، ٹھیک ہے حامد خان صاحب کا اپنا ایک موقف ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ہونے نہیں دینا، مگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہے، وہ بات کرنے کو تیار ہے. تو پھر کیوں حکومت ساتھ لے کے نہیں چل پا رہی ان کو؟ دیکھیے طریقہ کار میں کمی تو یا تو کوئی لکھا ہونا جی ہمارے پاس قانون، اس میں قانونی طریقہ کار کی بات نہیں ہو رہی. جو سب مختلف جماعتوں کا مطالبہ ہے، شفافیت کی بات ہو رہی ہے، کنسنسس بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ قانون میں قانون سازی کا جو پہلا نقطہ ہے اس تک تو ہم پہنچے ہی نہیں. پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ مسودہ کابینہ منظور کرتی. جب وہ منظور کرتی ہے، پہلا یہ ہوتا ہے کہ مسودہ سامنے آتا ہے. نہیں، مسودہ نہیں سامنے آتا. مسودہ اس وقت سامنے آتا ہے جب 18ویں ترمیم کا حصہ آپ بھی تھے، آپ پارلیمنٹ کا حصہ تھے نا اس وقت، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 250 میٹنگز ہوئی تھی. تو پھر اس پہ تو ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں نا ایشو یہ ہے کہ جب کابینہ کسی مسودے کو منظور کرتی ہے پھر وہ عوام کے سامنے لایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اب پارلیمنٹ میں پٹ اپ ہونا ہوتا ہے. اسی لیے بہتر یہی ہے، میں حکومت کو بھی یہی ایڈوائس ہے کہ وہ فوری طور پہ جو بھی وہ لانا چاہتے ہیں پہلے اس پہ کنسنسس جتنا وہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی مل کے بنا رہے ہیں. اب تو وہ بنا رہے ہیں، وہ حکومت کو پھر مل کے بنائیں، حکومت بھی اس پہ بیٹھے. اور لیکن ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے بات کی عدلیہ اور پارلیمان کی، پارلیمان ہی بالادست ہے وہ تو، اور اس کا جو ایک نہیں، مگر اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں پارلیمان کے اوپر صرف ایک قدغن ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی قانون سازی بنیادی شہری حقوق کے مخالف نہ ہو، متصادم نہ ہو، جو فنڈامنٹل رائٹس، جس کو آپ کرنے جا رہے تھے، فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے، ہائی کورٹس کے اختیارات ہی لے رہے تھے آپ اس میں. تو وہ بنیادی شہری رائٹس نہیں ہے، وہ بنیادی سول رائٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ جس آرٹیکل 190 کا بار بار جہاں ذکر ہوتا ہے کہ جی پاکستان کی تمام جو ریاست ہے وہ عدلیہ کی معاونت کرے گی، تو میری گزارش آپ کے توسط سے ناظرین سے بھی 190 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی انتظامیہ اور پاکستان کی تمام عدالتیں سپریم کورٹ کے حکم کی پابند ہیں، پارلیمان کا ذکر نہیں ہے.
पार्लियामान पाबंद नहीं है। तो पार्लियामेंट जो कानून साजी करेगी अदालतों को उसको मानना है, मगर अब मेरी जो गुजारिश है, अगर पार्लियामान ऐसी कानून साजी करती है जो कि बुनियादी शहरी हकूक से मुतसादम नहीं है तो फिर वही इस मुल्क का आइन और कानून हो। तो ये इसमें आपको लगता है कि बुनियादी शहरी हुकूक जो है माल नहीं हो रहे, जो कि कह रहा है कि बाद में कानून बनता है या पहले जो कानून था उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं एक खास तनाजुर के अंदर कि इंडिपेंडेंस जो है जी ये वो ना जाए। देखिए पूरी दुनिया में अगर कोई मुसलमा असूल है अदालतों में, पार्लियामान की नीयत पर शक नहीं किया। एक दफा वो कानून बन गया तो जो उसकी नीयत है उस पर बात नहीं है, इंटेंशन पे जरूर बात के लिए। अब ये कानून जो है अब एक दफा फिर लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये मामला ना, उसमें ये जो 7 अगस्त को जो लेजिस्लेशन हुई है वो भी चैलेंज होगी, जो इलेक्शन कमीशन का खत है उसके ऊपर भी बात। आपको इसका मुस्तकबिल क्या लग रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ठीक है पार्लियामेंट बालादस्त है, उन्होंने जो कानून बनाया हम तस्लीम करते हैं, या वो कहेंगे कि कांटा हम नहीं मानते? देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो पार्लियामेंट है उसका इख्तियार खुसूसी है, प्रेरोगेटिव है कानून साजी करना, कवानीन में तरमीम करना और जो आइन में दिया गया तरीक़ाकार है उसके तहत आइनी तरमीम भी करना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक ज़फ़र अली शाह की जजमेंट थी 1990 या 2000 जी, ज़फ़र अली शाह केस बड़ा मशहूर केस जो कू जो हुआ था 12 अक्टूबर वाला 1999, उसको चैलेंज किया गया था गालबन ये 2000 PLD में जी। उसमें हालांकि वो बड़ी कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, वो जजमेंट थी जिसमें उन्होंने डिक्टेटर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा था कि वो तरमीम जो है इन चीज़ों पे नहीं हो सकेगी। उन्होंने सेलिएंट फीचर्स या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उस आइन उस फैसले में भी मुतय्यन कर दिया था। वो उन्होंने ये कहा था कि जो हम इसको इख्तियार दे रहे हैं आइन में तरमीम का, वो इन चीज़ों में नहीं कर सकते कि जो हमारा एक पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है उसको नहीं बदल सकते, जो आइन पाकिस्तान में इस्लामी शिक्के हैं उनको नहीं बदला जा सकता, जो बुनियादी हकूक हैं आइन में दिए गए उनको नहीं सलब किया जा सकता, और तीसरा जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मुतालिक कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जा सकेगी जो उसको कंप्रोमाइज करे। अब इसमें इस कानून साजी में तो कोई इंडिपेंडेंस मैं आपको बताऊं, देखिए मैं ये तो इलेक्शन एक मैं और बात आपको बताऊं, ये भी मैं आपको बताऊं कि कुछ आइन की शिकें ऐसी हैं जो कि आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक भी तरमीम नहीं की जा सकती, मुझे जो मैंने बताई है उसमें बुनियादी हकूक का एक चैप्टर है। एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि बुनियादी हकूक की हिफाजत जो है उसका इख्तियार 199 आर्टिकल में हाई कोर्ट्स को दिया गया है, बिल्कुल, और फिर उसका इख्तियार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है 184(3) के तहत दिया गया है। उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि हाई कोर्ट में एक फरीक जो है मुतासरा होना चाहिए, उसकी दरख्वास्त होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वो मामलात जो कि बुनियादी हकूक से मुतसादम हो। लेकिन अब आपको लगता है कि ये जाएगा मामला तो क्या हो? जिसमें अवामुन नास का जो है वो शामिल हो। अब बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पार्लियामान जो है वो कानून साजी आइन साजी कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 8 है एक आइन पाकिस्तान का, उसमें एक इख्तियार जो है वो अदलिया को ज़रूर दिया गया है कि कोई भी ऐसा रवाज, कोई भी ऐसा कस्टम, कोई भी ऐसा कानून जो कि आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो, तो वो उस शिक को उस कानून की या उस पूरे कानून को जो अदलिया है, आला अदलिया, वो उसमें इंटरफेयर करके मनसूख कर सकती है। ठीक, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर कानून जो है वो उसको चैलेंज किया जाए। ये जो खास कानून है ये तो वो 63 के हवाले से है ना, कि भाई उसको या फिर वो जो इलेक्शन कमीशन के जो इंडिपेंडेंस के हवाले से 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो बिल्कुल देखें वो बात सही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मैंने आर्टिकल 175(2) का जिक्र किया था कि इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती जिसको आइन और कानून उसको इजाजत न देता हो। अगर वो ऐसा करेंगी वो तजावज़ करेंगी अपनी जुरिसडिक्शन। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर भी एक वो कह रहे हैं लाइट सा है उसके अंदर, लेकिन बुनियादी हुकूक की बात हो रही है, वो मैंने पूछना है आपसे। लेकिन ये जो बुनियादी हुकूक है इसमें जलसों की इजाज़त भी है, क्योंकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ तो है नहीं। अभी लाहौर के अंदर जो PTI ने जलसा करना है उसके ऊपर भी कदगने हैं, वो वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि नहीं जलसे की इजाज़त दी जाएगी। नहीं, मैं तो इस हक़ में को ज़रूर जलसा करें और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम को अपनी बद तहजीब और गलीज़ ज़बान से जो है वो सरफराज करें, जो हमने उस दिन देखी है यहाँ संजानी में कि
मैं हैरान हूं कि अभी तक उस पर क्यों नहीं शोर होगा हुआ कि जो खातून सहाफ़ियों के बारे में बेहूदगी की हद तक ज़बान इस्तेमाल की गई, किसी ने इस पर बात नहीं की। या एक सूबे के वज़ीर आला ने ये धमकी दी कि वो एक लश्कर लेके एक दूसरे सूबे की जेल तोड़कर अपने चेयरमैन को आज़ाद करेंगे, या उन्होंने एक धमकी दी कि वो लश्कर लेके एक दूसरे सूबे के दारुल खिलाफे लाहौर पर करेंगे, और उन्होंने उस सूबे की खातून वज़ीर आला के बारे में भी जो है वो गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की। तो अगर तो इस तरह का काम करना है तो आ जाएं, दोबारा बात कर लें। ये तो जो तरीक़ेकार है कि हमें इस बात को सोचना है कि क्या पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके, अगर आप आइन की बात हो रही है ना, आज़ादी इजहार पर भी एक कदगन है। आप तशद्दुद पर उकसा नहीं सकते, तशद्दुद पर उकसाने की आज़ादी नहीं है अपनी तकलीफ के जरिए। तो अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर कदगनें लगेंगी। अगर ये कह दें कि जनाब हम तशद्दुद पर नहीं उकसाएंगे और आके अपना एहतजाज करेंगे तो जरूर। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब, अब ये जलसा भी होगा, आपने ख्वाजा साहब का, ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट्स भी देखे होंगे, वो काउंटडाउन भी कर रहे हैं कि 6 दिन रह गए हैं कि आप आएँ और लाहौर पे हम आपके लश्कर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि ये जलसा हो पाएगा लाहौर में, और या मुश्किल है कि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ इसको करे? आसमा देखें, पहले तो जो खुर्रम दस्तगीर साहब बात कर रहे हैं ना, मैं आपके शो पे कहूँगा किसी भी किस्म की नाजेबा गुफ्तगू जो है कोई भी करे वो गलत है। वो ख्वाजा आसिफ साहब भी करें तो गलत है, वो ख़वातीन को नाम बुलाएं तो भी गलत है, वो अली अमीन भी करे तो गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस हुकूमत का भी कोई दीन ईमान नहीं रह गया। NOC ये इशू करते हैं, जलसे की इजाज़त ये देते हैं, पुरअमन जलसा होता है, पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं, जलसा करके एन इनके 40 नुकात के NOC के मुताबिक जलसा करके चले जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे पर पर्चे देते हैं, झूठे पर्चे देते हैं। आपने देखा पर्चा क्या दिया है, बैरिस्टर गौहर को बंदूक थमा दी, अली अमीन को कलेशनकोफ थमा दी। मेरे ऊपर क्या, मेरे पर कहा गया कि मैंने पुलिस वाले को यरगमाल बनाया, मैंने उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट छीन ली। इस किस्म का जब ये मजाक करते हैं, इस किस्म की NOC देने के बाद इस किस्म के पर्चे करते हैं, और इस पर्चे को फिर जवाब बना के कौमी असेंबली में घुस घुस के मेंबरों को किडनैप करते हैं, अबडक्ट करते हैं, तो फिर इस हुकूमत के NOC की भी कोई वैल्यू नहीं रहती और इस हुकूमत के किए हुए वादों की भी कोई बात नहीं रहती। हमने इस्लामाबाद में संजानी के मकाम पे पुरअमन जलसा किया, हम 21 तारीख को लाहौर में भी पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। हमने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है, हम इनसे NOC मांग रहे हैं। और अच्छा जलसा था, बड़ा जलसा था, मगर जो अली अमीन गंडापुर साहब ने उसमें काम कर दिया, ज़ैन कुरैशी साहब, मैं बड़े अदब एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जलसे में तशद्दुद उकसाने वाली, मैंने तो आसमा देखे, आप इसमें ये बिला वजह उसका कहते हैं कि आप इस पे वक्त देखें, आप इस पे वक्त जाया करें। मैंने आपको पहले कह दिया किसी भी किस्म की नाजेबा गुफ्तगू का मैं हामिल नहीं हूं और नहीं होनी चाहिए, वो किसी तरफ से भी हो, ठीक है। लेकिन अब आगे चलते हैं। जब हुकूमत NOC इशू करती है, NOC के तहत एक जलसा होता है, फिर एक भौंडी FIR की जाती है, FIR को अमल में लाने के लिए कौमी असेंबली में घुस के मेंबरों को उठाया जाता है, तो इनके दिए हुए NOCs की फौकियत, रफादियत खत्म हो जाए। हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं, हम अभी भी चाहते हैं कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, प्रोसीजर फॉलो करते हुए मीनार पाकिस्तान में 21 तारीख को जलसा हो। लेकिन अब अगर हमें वो NOC नहीं मिलता, और आज यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट टू असेंबली होनी चाहिए, तो ये हमारे बुनियादी हकूक हैं। हमें एक पाकिस्तान की जमात होने के नाते, पाकिस्तान के शहरी होने के जाते ये तमाम हकूक हैं, और हम उन हकूक को एक्सरसाइज करते हुए 21 तारीख को अपना जलसा कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब को होश के नाखून लेने चाहिए, उस जलसे को फैसिलिटेट करना चाहिए, NOC इशू करना चाहिए, और हमें पुरअमन तरीके से अपना जलसा करने देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे खत्म हो गई बात, लेकिन हम नेक्स्ट सिटिंग के लिए रखेंगे इसके ऊपर। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान में एक आइन है, इजहार भी है, हर चीज़ के ऊपर कदगन है, हर इदारे के हुदूद भी मुतय्यन है। अगर कोई अपने हुदूद से निकल के खेलेगा तो जाहिर है कि उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, और आइन पर अमल करेंगे तो ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।